2024 की विदाई हो चुकी है दोस्तों और 2025 आने वाला है। 2024 के अंदर दोस्तों मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, वो आप कह सकते हो। पिछले 2-3 साल के अप्स एंड डाउन को यदि इग्नोर करें तो ऑलमोस्ट पूरा साल जो है मार्केट अच्छा चला दोस्तों, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो दोस्तों। स्मॉल कैप एंड मिड कैप थोड़े ज़्यादा चले, निफ्टी के लार्ज कैप थोड़ा कम चले, पर सारे इंडेक्स ने जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों। तो अब सवाल ये है कि 2025 के अंदर मार्केट कैसा रहेगा दोस्तों। क्या 2025 के अंदर भी मार्केट ऐसा ही रिटर्न देगा या फिर 2025 के अंदर मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आ सकती है दोस्तों, ये तो समय ही बता सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2024 के अंदर मार्केट ने ठीक ठाक रिटर्न दिया, वैसे ही 2025 के अंदर भी दोस्तों मार्केट जो है वो ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है दोस्तों। 2024 के अंदर भी हमने वीडियो बना के सजेस्ट किया था कि कौन कौन से स्टॉक जो है आप खरीद सकते हो। सेम उसी तरीके से 2025 के अंदर भी दोस्तों मैंने 5 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न जो है दोस्तों दे सकते हैं। तो यदि चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस लिस्ट के अंदर 5वां स्टॉक है वो है पेटीएम दोस्तों। 2024 के अंदर पेटीएम ने एक तरीके से निराश किया था इन्वेस्टर्स को। उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। आरबीआई ने उनके जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे केवाईसी की प्रॉब्लम की वजह से। इसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने अच्छे से केवाईसी नहीं किया था, जिसकी वजह से स्टॉक में अंदर गिरावट आई और ऑलमोस्ट 50% तक दोस्तों ये स्टॉक गिर गया था। 350 के लेवल से ये शेयर दोस्तों रिकवर होते हुए अब वापस उस लेवल पे आ गया है जिस लेवल पे वो 1 साल पहले था। तो दोस्तों यदि पेटीएम के स्टॉक को ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो सारी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम के अंदर पेटीएम जो है 20% प्लस का जो है रिटर्न दे सकता है दोस्तों। हर कंपनी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इस कंपनी में भी जो डाउनसाइड आई थी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो जिन लोगों ने डाउनसाइड में ख़रीदा था उनके लिए तो एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है दोस्तों। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, वो है जोमेटो। जोमेटो के स्टॉक ने दोस्तों ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना जो है रिटर्न दिया है 2024 के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि जिन लोगों ने 50 रुपये के प्राइस के ऊपर ख़रीदा था उनको ऑलरेडी 4 गुना या 5 गुना रिटर्न जो है ऑलरेडी मिल चुका है दोस्तों। तो अब सवाल ये है कि ये स्टॉक आगे भी इतना रिटर्न दे सकता है दोस्तों। इस साल 2025 में उम्मीद करना कि ये यहाँ से भी 4-5 गुना होगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पर दोस्तों मेरा अभी भी मानना है कि इस प्राइस के ऊपर जो है जोमेटो यहाँ से भी अच्छा रिटर्न दोस्तों दे सकता है। आप जोमेटो के शेयर से 20-30% रिटर्न की उम्मीद 2025 के अंदर कर सकते हो। वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा महंगा ज़रूर है दोस्तों, पर इसकी जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त निकल के आई है। ज़्यादातर इन्वेस्टरों को लग रहा था इसके अंदर 40 से 50% जितनी टॉप लाइन रेवेन्यू में ग्रोथ जो है आ सकती है, पर इस कंपनी ने दोस्तों 60 से लेकर 70% जितनी ग्रोथ जो है दिखाई है। तो ये जो एबनॉर्मल और ज़बरदस्त ग्रोथ है दोस्तों, इसकी वजह से ये स्टॉक जो है आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। और इस स्टॉक के अंदर जब भी आप खरीदारी के बारे में सोचिए थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के अंदर इसके अंदर अच्छी गिरावट भी दोस्तों आ सकती है। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक जोमेटो। अब जो तीसरा स्टॉक है वो दोस्तों काफ़ी बड़ी कंपनी है L&T। ये L&T कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर मौजूद है और दोस्तों आपने इनका नाम सुना होगा। पिछले कई सालों से जो है ये कंपनी देश निर्माण के काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ी और जानी मानी कंपनी है। तो इसके अंदर जो है ज़्यादातर लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए फैमिलियर हो गए दोस्तों। इलेक्शन के टाइम के अंदर जब रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नए स्टार्ट करने के लिए, तब इस कंपनी के अंदर थोड़ी गिरावट आई थी, थोड़ा स्लो डाउन आया था। और फिर बारिश ज़्यादा हुई, उसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इलेक्शन के बाद स्टार्ट होने थे वो थोड़े डिले हो गए। इसकी वजह से दोस्तों इस स्टॉक के अंदर ठीक ठाक गिरावट आई थी। पर ये दोस्तों L&T जो है वो काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है और हमें लगता है कि ये जो भी
टेम्पररी रीज़न थे इसके अंदर गिरावट के, ये जा चुके हैं। 2025 के अंदर एक बार फिर जो है दोस्तों गवर्नमेंट की स्पेंडिंग स्टार्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च स्टार्ट होगा, तो ये L&T एक बार फिर अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक जो है इस कंपनी को अच्छे काम जो है मिल सकते हैं दोस्तों, चाहे वो मेट्रो के काम हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन के काम हो, चाहे रेलवे के रीडेवलपमेंट के काम हो। ये कंपनी हर जगह अपनी पहुंच रखती है और अच्छी एग्जीक्यूशन की वजह से जो है दोस्तों ये अच्छा रिटर्न भी देती रहती है। अब दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारी HDFC बैंक। पिछले कई सालों से दोस्तों HDFC बैंक ने जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। कई इन्वेस्टरों को लगता है कि ये बड़ा हाथी है जो कभी हिलता ही नहीं। बैंकिंग स्टॉक को यदि आप ध्यान से देखें तो सिलेक्टिव कई स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, पर यह जो HDFC बैंक है इसके अंदर जो है दोस्तों इन्वेस्टरों को निराशा हाथ लगी है। इसकी वजह से कई इन्वेस्टरों को लगता है कि HDFC बैंक की बजाय ICICI बैंक या दूसरे छोटे मोटे बैंक के खरीदना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। HDFC बैंक के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस थी, कंसोलिडेशन था, इसके अपने रीज़न थे और ये जो है ज़्यादा चला थोड़ा जो अनुमान से एनालिस्ट के। इसके अंदर कारण ये था दोस्तों कि HDFC बैंक का जो है HDFC जो हाउसिंग फाइनेंस है उसके अंदर मर्जर हुआ था। ये मर्जर की वजह से एक इश्यू ये हुआ कि HDFC जो एक NBFC थी, उन्होंने जो बॉन्ड इश्यू किए थे हायर इंटरेस्ट के ऊपर किए थे और जो HDFC बैंक की जो है सेविंग से जो ये लोन लेते हैं इनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से देखो तो कम मार्जिन वाली HDFC का हायर मार्जिन वाली HDFC बैंक के अंदर मर्जर हुआ, जिसकी वजह से कंबाइंड एंटिटी के मार्जिन दोस्तों कम निकल गया है और यही एक रीज़न था कि HDFC बैंक जो है लोन देने में थोड़ी कम एग्रेसिव थी। उनके यहाँ जो डिपॉजिट आती थी उसके अंदर भी कमी देखी गई। पर दोस्तों ये परिस्थिति जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर जो है HDFC बैंक जो है अच्छी तरीके से लोन देगी और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके थोड़े कम हुए थे वो भी रिकवर हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्पररी जो रीज़न थे जिसकी वजह से HDFC बैंक ने कंसोलिडेट किया, उसकी वजह से इसके जो वैल्यूएशन है दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि HDFC बैंक जैसी बैंक आज नहीं तो कल जो है वो अच्छा रिटर्न देगी और आप एज अ इन्वेस्टर इसके अंदर अच्छे रिटर्न के लिए काफ़ी कम रिस्क ले रहे हो। दोस्तों दूसरी बैंक के अंदर डाउनसाइड रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा है इस प्राइस के ऊपर, जबकि HDFC बैंक के अंदर डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड यदि होती है तो 20 to 30% रिटर्न दोस्तों आपको आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई HDFC बैंक के बारे में। अब हमारा नंबर 1 स्टॉक जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। रिलायंस का नाम किसी इन्वेस्टर ने ना सुना ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कई सालों से, कई दशकों से जो है इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दोस्तों इस कंपनी ने दिया हुआ है। पर दोस्तों पिछले 2-3 साल में ये कंपनी भी दूसरी बड़ी लार्ज कैप नामी कंपनियों की तरह स्ट्रगल करती नजर आई थी दोस्तों। इसका अपने एक रीज़न भी थे। उनमें से एक रीज़न था ग्रीन एनर्जी बिजनेस, जो इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो है ऑन एयर नहीं हो पाया था, मतलब ऑन ग्राउंड वो उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाए थे। चाहे सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों धीरे धीरे चेंज हो रही है। कंपनी का कहना माने तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर जो है दोस्तों ग्रीन एनर्जी बिजनेस के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपने रिलायंस की जामनगर के अंदर कॉनकॉल को सुना हो तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जामनगर में वो काफ़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज़ बनाने वाले हैं। उनमें से एक गीगा फैक्ट्री लिथियम आयन बैटरी के लिए होगी, एक सोलर एनर्जी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगी, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए होगी। तो ये सारी चीज़ों को यदि आप देखें तो ये सनराइजिंग सेक्टर है और यदि एक बार इन्होंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया रिलायंस के अंदर, तो रिलायंस की जो बुक है अभी उसके अंदर इन बिज़नेस के वैल्यूएशन जो है नहीं दिए गए और आने वाले टाइम के अंदर यदि ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन निकल के आएंगे। तो ये स्टॉक जो है
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है दोस्तों दे सकता है। आप इस स्टॉक से 20 से लेके 25% जितना रिटर्न दोस्तों 2025 के अंदर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो ये अपने 5 स्टॉक हो गए दोस्तों। इनमें ज़्यादातर स्टॉक दोस्तों आपने देखा कि 2 मिड कैप स्टॉक थे और 3 लार्ज कैप स्टॉक थे। तो एक तरीके से आप अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो का देख सकते हो और इसके अंदर जो है कम रिस्क के साथ ये पोर्टफोलियो दोस्तों 2025 के अंदर हमारे निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो यही थे दोस्तों 5 स्टॉक। 2024 के अंदर भी हमने मल्टीबैगर स्टॉक की सीरीज़ निकाली थी, इसके अंदर 2 स्टॉक सजेस्ट किए थे। 2025 के अंदर हमने 5 स्टॉक सजेस्ट किए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन 5 कंपनियों के बारे में, और आप क्या सोचते हो 2025 के अंदर स्टॉक मार्केट कैसा करेगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।